नमस्कार छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है श्रम साधना। इस पाठ के रचनाकार है श्री कृष्णदास जाजू। उनका जन्म हुआ था 1882 में अकासर राजस्थान में और उनकी मृत्यु हुई थी 1995 में जयपुर अर्थात राजस्थान में। श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन कहते थे, जैसे कि हर किसी को एक उपाधि मिलती है। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि मिली थी, लोकमान्य तिलक को लोकमान्य उपाधि मिली थी। जैसे लोकमान्य तिलक का नाम बाल गंगाधर तिलक था, लेकिन लोकमान्य नाम से ही उनको अधिकतर जाना जाता है। वैसे ही महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी इस नाम से कम जाना जाता है, बल्कि महात्मा इस नाम से अधिक जाना जाता है। तो श्री कृष्णदास जी की प्रमुख कृतियाँ देखेंगे हम। स्वराज्य प्राप्ति में, सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विकाधिष्ठान आदि। इसके अतिरिक्त अनेक पुस्तकों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। इस पाठ के बारे में हम सारांश देखेंगे कि क्या बताना चाहते हैं लेखक। यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। तो श्रम साधना इस पाठ की विधा अर्थात साहित्य प्रकार है निबंध। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। तो यह पाठ एक शारीरिक और बौद्धिक श्रम का वर्णन करता है कि हम बौद्धिक श्रम तो करते हैं, लेकिन हमें शारीरिक श्रम भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग श्रम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है शारीरिक श्रम करना। तो उसका विवेचन किया है इस पाठ में। और शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम पर ही हमारे सामाजिक स्तर निर्माण होते हैं। तो उच्च वर्ण, मध्यम वर्ण या फिर जो निम्न वर्ण है, इसके बल पर ही स्थापित हुए हैं। तो देखेंगे हम इस पाठ में लेखक और क्या बताना चाहते हैं। गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। उस लंबे अरसे में विद्वान तत्ववेता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। और गुलामी की प्रथा इस संसार में मतलब जगत में, इस विश्व में हजारों वर्ष तक गुलामी की प्रथा चलती रही। कोई राजा होता है और सब उसके नौकर होते थे, सेवक होते थे, और जो आदेश देते थे सभी समाज वो आदेश मानता था। या फिर गुलामी की प्रथा ये हजारों वर्षों से चली आ रही थी और उसे लंबे अरसे में विद्वान तत्ववेता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। तो उस समय में बहुत सारे विद्वान आए, बुद्धिमान लोग, तत्ववेता जो तत्व का ज्ञान, फिलोसोफर आए, साधु संत भी आए, लेकिन उन्होंने समाज जागृति का प्रयास किया, फिर भी वो प्रथा चलती ही रही। कुछ अंशों तक उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन गुलामी की प्रथा वो रोक नहीं सके। गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ और गुलाम लोग मतलब समाज के जो लोग गुलाम थे, जो दूसरों के सेवक बनना चाहते थे, उनके ही निर्णय पर चलना चाहते थे, तो वो भी क्या मानते थे कि गुलामी की प्रथा उनके हित में है, उनके फायदे में है। लेकिन बाद में मनुष्य के विचार में विवेक मतलब ज्ञान जागृत हुआ कि ये गुलामी की प्रथा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमें हमारे खुद के विचारों पर चलना चाहिए। अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी के जकड़ रखे, क्या यह बात न्यायोचित है? यह प्रश्न सामने आया। और प्रश्न क्या सामने आया कि अपने ही जैसे हाड़ मांस का मतलब अपने ही जैसे दिखने वाला, 2 हाथ 2 पैर और अपने ही जैसे सब कुछ दिखता है, लेकिन जैसे खून हमारे अंदर है उसके भी अंदर है, शरीर है, सब कुछ
एक समान है, लेकिन एक बलवान, थोड़ा सा ताकतवर संपत्ति से या फिर शरीर से बलवान इंसान क्या करता है, दूसरों को गुलामी में जकड़ रखता है। और ये बात न्यायोचित है, मतलब न्याय दिलाने वाली है, सही है। ये प्रश्न सामने आया। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही। और ये सब हल करने में कि हम गुलाम नहीं रहेंगे, अपना राज्य चाहिए, सबको समानता चाहिए, कोई यहाँ गुलाम बनकर नहीं रहेगा, सब अपने अपने स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करेंगे, इसके लिए युद्ध भी हुए। और अंत में उसका अंत ये हुआ कि जो स्वतंत्रता चाहते थे वो स्वतंत्र बन गए और गुलामी की प्रथा मिट गई। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है। जगत भर में हजारों वर्षों तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है? और इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है कि राजा जो भी आदेश देते थे, आज भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो अपने आप को राजा समझते हैं, दूसरे को थोड़ा सा कम समझते हैं, निम्न समझते हैं। पहले तो बहुत था। और जगत भर में हजारों वर्षों तक का क्या होता था, बादशाहों का राज्य चला कि एक बादशाह होता था और उसी के विचारों पर, उसी के निर्णयों पर पूरा देश चलता था। और अंत में क्या इस किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है। एक व्यक्ति क्या करता है, पूरे देश को अपने अधिकार में रखता है, सही गलत कुछ भी नहीं, एक निर्णय लेता है, एक विचार रखता है। लेकिन सभी राज्यों की स्थिति तो वैसे नहीं होती जहाँ वो रहता है, वैसे सभी राज्यों की, सभी प्रदेशों की, सभी जगहों की स्थिति अलग होती है, तो उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन बादशाह क्या करता था कि वो निर्णय लेता था, लेकिन एक व्यक्ति एक अपनी हुकूमत रखने के लिए, अधिकार रखने के लिए क्या हजारों आदमी को गुलाम बनकर रख सकता है? ये प्रश्न उपस्थित हुआ। यह प्रश्न खड़ा हुआ, उसे हल करने के लिए अनेक घनघोर युद्ध हुए और सदियों तक कहीं न कहीं झगड़ा चलता रहा। और उसके लिए वो हुकुमशाह हो या फिर गुलामी की प्रथा मिटाने के लिए बहुत सारे युद्ध हुए। सदियों से, कई वर्षों से झगड़े चलते रहे, असंख्य लोगों को यातनाएं सहन करनी पड़ी। अंत में राज प्रथा मिटकर रही और राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई। और अंत में क्या हो गया, राज प्रथा जो है कि पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, मतलब उनके ही हाथ में सत्ता होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, चुनाव होते हैं, हमें वोट डालने का अधिकार होता है, अपना मत देने का अधिकार होता है, हम किसे चाहते हैं, किसे चुनकर लाना है, किसे हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं। ऐसा तो एक दिन ऐसा हुआ कि राज प्रथा मिटकर रही और राज सत्ता प्रजा के हाथ में आई, जैसे कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र हम उसे कहते हैं। हजारों वर्षों तक चलती हुई मान्यताएं छोड़ देनी पड़ी। ऐसी ही कुछ बातें संपत्ति के स्वामित्व के बारे में भी है। और हजारों वर्षों तक जो गुलामी की प्रथा शुरू थी, वो मान्यताएं, वो सारे विचार, वो सारे निर्णय, वो सारे नियम छोड़ने पड़े। और ऐसी ही बात है कुछ संपत्ति के स्वामित्व की, मतलब संपत्ति के स्वामी बहुत उनके पास ज़मीन जायदाद संपत्ति होते हैं और उनके मालिक होते हैं। फिर ये प्रश्न उपस्थित हुआ, संपत्ति के स्वामित्व और उसके अधिकार की बात जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि संपत्ति किसे कहते हैं और वह बनती कैसी है। तो संपत्ति के स्वामित्व मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके मालिक और उसके अधिकार की बात जानने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है कि संपत्ति हम किसे कहते हैं, प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है, और वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति, वो ऐश्वर्य कैसे बनता है। आमतौर से माना जाता है कि रुपया, नोट या सोना चांदी का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है क्योंकि ये तो संपत्ति के माप तोल के साधन मात्र है। और आमतौर पर क्या माना जाता है कि पैसा, रुपया, सोना चांदी तुम्हारे पास कितनी है वो हमारी संपत्ति है, लेकिन ये माप तोल के साधन है, कितनी है, कितने रुपए है, इतना ग्राम
सोना है, इतनी किलो चांदी है, मापतोल के साधन हैं। संपत्ति तो वे चीज़ हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। और लेखक ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही है कि संपत्ति वही होती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी खेती है और वो हमारी संपत्ति है, हम ऐसे मानते हैं। और वो उपयोग में किस लिए आती है? हम उसमें अनाज उगाते हैं, अनाज निर्माण करते हैं और फिर वो सब खाते हैं, तो वो उपयोग में आता है। उनमें से कुछ ऐसी है जिनके बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता एवं कुछ सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। उनमें से कुछ संपत्ति ऐसे होती है कि जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अभी मैंने ज़मीन या खेती की बात कही है कि अगर ज़मीन नहीं है, खेती नहीं है, तो हम अनाज कहाँ बोएंगे? अनाज नहीं बोएंगे तो वो कहाँ से उगेगा, कहाँ से फसल आएगी और हम क्या खाएंगे? लेकिन कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो सुख सुविधा और आराम के लिए होती है। अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। ये सबको पता है कि अन्न, वस्त्र और मकान, खाने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए घर चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड्स है, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना उसकी गुजर बसर नहीं हो सकती। इनके अलावा दूसरी अनेक चीज़ें हैं जिनके बिना मनुष्य रह सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बिना मनुष्य रह सकता है, या फिर गाड़ी है, या फिर टेलीफोन है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनके बिना मनुष्य रह सकता है, लेकिन अभी वो बेसिक नीड्स हो गई है, हमारी प्राथमिक आवश्यकता हो गई है। प्रश्न उठता है कि संपत्ति रूपी ये सब चीज़ें बनती कैसी है? और प्रश्न क्या उठता है कि ये सब संपत्ति बनती कैसे है? कि हम कहते हैं कि उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन ये बनी कैसी? वो संपत्ति उनके पास आई कैसे? सृष्टि में जो नानाविध द्रव्य तथा प्राकृतिक साधन हैं उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है। और सृष्टि में मतलब इस प्रकृति में जो नानाविध द्रव्य है, नानाविध मतलब अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के द्रव्य है और प्राकृतिक साधन है। द्रव्य मतलब जो खनिज तेल है, पेट्रोल है, डीजल है या फिर तेल है, ऐसे। और प्राकृतिक साधन भी है। प्राकृतिक मतलब जो नेचर, जो नैसर्गिक साधन हैं, उनको लेकर मनुष्य शरीर श्रम करता है, तब यह काम की चीज़ें बनती है। और उनको लेकर मनुष्य क्या करता है? उसमें शारीरिक श्रम करता है और वो चीज़ें तब बनती है। आप मोबाइल फ़ोन ही लो, मोबाइल फ़ोन अपने आप मिलता है क्या? प्रकृति से नहीं मिलता। पहले वो पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, और पार्ट्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? शारीरिक श्रम करना पड़ता है। ऊपर का कवर या फिर बीच में के जो पार्ट्स है, सब उसका जो हुलिया है, सब बनाने के लिए हमें शारीरिक श्रम तो करने ही पड़ते हैं, तब ये चीज़ें बनती है। अतः संपत्ति के मुख्य साधन दो है। और संपत्ति के मुख्य साधन दो है, कभी भी ध्यान में रखो। सृष्टि के द्रव्य और मनुष्य का शरीर श्रम। पहला साधन है सृष्टि के द्रव्य और दूसरा है मनुष्य का शरीर श्रम। हम डीजल या तेल के ही बात लेंगे कि डीजल, हाँ वो तो है, सृष्टि का द्रव्य है, लेकिन मनुष्य ने शारीरिक श्रम करके कार बनाई, गाड़ियाँ बनाई और फिर वो चलने लगी। तो पहला है सृष्टि का द्रव्य, संपत्ति का मुख्य साधन, और दूसरा है मनुष्य के शारीरिक श्रम से संपत्ति का मुख्य साधन बनता है। यंत्र से कुछ चीज़ें बनती दिखती है, पर वे यंत्र भी शरीर श्रम से बनते हैं। और यंत्र मतलब मशीन से भी कुछ चीज़ें बनती है, लेकिन मशीन तो शरीर श्रम से ही बना है। कोई भी मशीन, मिक्सर हो या फिर कुकर हो या फिर गाड़ी हो या फिर कोई भी जो मशीन है, फ्रिज हो, वो तो मनुष्य के श्रम से ही बना है, अपने आप बना है क्या? मशीन को ऑर्डर देने के लिए भी शरीर श्रम लगे हैं। शारीरिक श्रम के बिना कोई भी मशीन यहाँ अभी तक नहीं बना है। उनको चलाने में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। और मशीन ही क्यों ना हो, उनको चलाने के लिए भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शरीर श्रम की आवश्यकता होती है। टीवी ले लो आप, टीवी चलाने के लिए भी हमें रिमोट उठाना पड़ता है, उसे ऑर्डर देनी पड़ती है। मोबाइल भी हमें उठाना पड़ता है, और मोबाइल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो बनाने के लिए पहले शारीरिक श्रम लगे। कैसे बना, वो
बिना हाथ पैर चलते नहीं बना। अगर मशीन में भी बनता है तो उसे डालना पड़ेगा, उसे ऑफ ऑन करना पड़ेगा, जब वो बाहर आएगा तब उसे हाथ में लेना पड़ेगा। केवल बौद्धिक श्रम से कोई उपयोग की चीज़ नहीं बन सकती, अर्थात बिना शरीर श्रम के संपत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। और केवल बौद्धिक श्रम की, मोबाइल की खोज की, इसकी कार की खोज की, टीवी की खोज की, ये बौद्धिक श्रम है, लेकिन शारीरिक श्रम के बिना वो संपत्ति नहीं बनी है कभी भी। उसके लिए शरीर श्रम लगे ही है। संपत्ति के स्वामित्व में शरीर श्रम करने वालों का स्थान क्या है? और संपत्ति के जो स्वामी है, जो प्रॉपर्टी वो मालिक है, तो शरीर श्रम करने का क्या स्थान है? जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम के काम करते हैं उन्हें तो गरीबी या कष्ट में ही अपना जीवन बिताना पड़ता है, और उन्हीं के द्वारा उत्पादित संपत्ति दूसरे थोड़े से हाथों में ही इकट्ठी होती रहती है। और जो प्रत्यक्ष शरीर श्रम करते हैं, कंपनी होती है लोगों की, बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने कंपनी खोली और उन्होंने सिर्फ ऑर्डर दिया, लेकिन प्रत्यक्ष श्रम कौन कर रहे हैं? वहाँ के वर्कर्स कर रहे हैं, वहाँ के कामगार कर रहे हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष श्रम कर रहे हैं, अपना हाथ पैर चला रहे हैं, उनको अपना जीवन गरीबी में बिताना पड़ता है, और उनके द्वारा जो भी उत्पादित होता है, जो भी निर्माण होता है, तो दूसरे से हाथों में इकट्ठी होती रहती है। कोई भी कंपनी ले लो, वहाँ का मालिक अमीर होता है, और जो दिन रात फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, नाइट जो भी ड्यूटीज़ करते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। और हालांकि जो ऑर्डर्स देने वाले कंपनी वाले होते हैं, बौद्धिक श्रम करने वाले होते हैं, वो अमीर होते हैं। श्रमजीवियों की बनाई हुई चीज़ें व्यापारियों या दूसरों के हाथों में जाकर उनके लेन देन से कुछ लोग मालदार बन जाते हैं और कुछ व्यापार करते हैं कि ये चीज़ इतने में खरीदी और उतने में बेच दी, तो वो भी क्या बनते हैं? व्यापारी। एक दूसरे के हाथ से कि यहाँ हमने वो माल खरीदा और दूसरे यहाँ बेच दिया, तो वो कितना उसमें मुनाफा होगा, तो वो व्यापारी भी क्या हो जाते हैं? लेन देन से मालदार, मतलब अमीर बन जाते हैं। वर्ष भर मेहनत कर किसान अन्न पैदा करता है, लेकिन बहुत दफ़ा तो उसकी खुद की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती, पर वही अनाज व्यापारियों के पास जाकर उनको धनवान बनाता है। किसान ना धूप देखता है, ना छाँव देखता है, ना बारिश देखता है, ना ठंडी देखता है, हर समय अपना काम करता है, क्योंकि जो गेहूँ है वो ठंडी के दिनों में आते हैं, जो दूसरा धान्य है वो बारिश में आता है, तो हर समय वो काम करता है, लेकिन अपनी ज़रूरतें कभी भी वो इतनी नहीं पूरा कर सकता जितना व्यापारी कर सकता है, जितने कोई ये होते बौद्धिक श्रम करने वाले होते हैं वो पूरी करते हैं। उनकी आवश्यकताएं कभी भी पूरी नहीं होती, हाँ होती है, लेकिन दूसरों के जैसे नहीं होती जो शहरों में बौद्धिक श्रम कर रहे हैं, और उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। लेकिन जो माल, जो अनाज व्यापारियों के पास देते हैं, वो व्यापारी क्या करते हैं? थोड़ा सा उसे साफ सुथरा या फिर थैलों में भरकर वो बेच देते हैं, तो वो डबल भाव से या फिर थोड़े और बढ़ा के भाव से बेचते हैं, और वो व्यापारी अमीर बन जाते हैं। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। संपत्ति वो बनाते हैं कौन? मजदूर। कि फिर उन्होंने काम करके, मजदूरी करके उन्होंने क्या किया है? वो चीज़ बनाई है। और धन कौन इकट्ठा कर रहे हैं? जो इस माल की व्यवस्था कर रहे हैं। कि जैसे हमें पता है कि पंजाब में गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा आती है, और वो पंजाब के गेहूं व्यापारी खरीद कर फिर जहाँ गेहूं का उत्पादन कम है वहाँ जाकर बेचते हैं, और उनके पास बहुत सारे पैसे आते हैं। तो ऐसा होता है। जैसे महाराष्ट्र में जो कपास है, बहुत कॉटन, बहुत ज़्यादा उसकी फसल होती है, लेकिन वहाँ जाकर बेचते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है। और वो ऐसे करते करते मजदूरी करते रहते हैं, और जो उसकी व्यवस्था करने वाले हैं वो अमीर बन जाते हैं। जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनके मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। और जीवन निर्वाह मतलब अपना जीवन व्यापन करने के लिए, अपनी आजीविका निभाने के लिए लोग अनेक व्यवसाय कर रहे हैं। और उनके मोटे तौर पर 2 वर्ग, मतलब हम अगर विचार करते हैं तो 2 वर्गों में उसे बांटा जा सकता है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। और उस 2 वर्ग कौन कौन से हैं? कुछ व्यवसाय शरीर श्रम, शारीरिक श्रम के आधार पर होते हैं, और दूसरा होता है बौद्धिक श्रम के आधार पर।
पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहे और दूसरों को बुद्धिजीवियों के। तो पहले प्रकार को हम क्या कहेंगे, श्रमजीवियों का व्यवसाय, और दूसरों को क्या कहेंगे, बुद्धिजीवी। राजकाज चलाने वाले मंत्री आदि तथा राज के कर्मचारी ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं। और बुद्धिजीवी कौन है, राजकाज चलाने वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री, कर्मचारी के ऊंचे ऊंचे पद, उसमें है क्लर्क है, जज है, वकील है, डॉक्टर है, अध्यापक है, व्यापारी है, ऐसे। और वो अपना भरण पोषण मतलब अपनी आजीविका, जीवन निर्वाह करने के लिए क्या करते हैं, बौद्धिक काम करते हैं। शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लोहार आदि। और शरीर श्रम करने वाले कौन है, बेचारे किसान हैं, मजदूर है, बढ़ई मतलब जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, लोहार है। समाज के व्यवहार के इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की ज़रूरत है, पर सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसायों के मूल्य में बहुत फर्क है। और समाज में इन दोनों की भी ज़रूरत है, लेकिन व्यवसाय के मूल्य में क्या होता है, उनके पास जो पैसा आता है, जो उनको उस का ये मिलता है, तो वो बहुत कम मिलता है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है और बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। जैसे मैंने बताया कि मशीन हो या कोई यंत्र हो या फिर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, लेकिन उसके साफ सफाई करने के लिए तो कर्मचारी लगेगा ही, सेवक लगेगा ही। कोई भी चीज़ ले लो, श्रमजीवियों के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। शारीरिक श्रम उसमें चाहिए ही चाहिए। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है और वो इतना सपोर्ट करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, फिर भी उनकी आमदनी जो इनका इनकम है वो बहुत कम है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं और उनको अपना जीवन प्रायः कष्ट में बिताना पड़ता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी नहीं है। जैसे कि आप एक और उदाहरण ले लो कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल है और आपके स्कूल के पियून है। पियून सारा स्कूल साफ़ करता है, सभी का ध्यान रखता है, जैसे कि पीने का पानी है, क्लासरूम्स है, बेंच है, सब साफ सुथरा रखता है। वो बहुत बड़ा कार्य करता है, लेकिन वो जब सामने आता है तो हमें उसे ना तो गुड मॉर्निंग या फिर जो सर ऐसे हम नहीं कहेंगे, या फिर प्रिंसिपल सर आएंगे वो भी व्यवस्था रखते हैं, लेकिन उनको हम गुड मॉर्निंग खड़े होकर मतलब ये करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। और हालांकि दोनों की पेमेंट में भी, दोनों के इनकम में भी बहुत सारा फ़र्क होगा और जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका जीवन हमेशा कष्ट में ही बीतता है। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्री ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। और व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र का एक नियम है कि खरीदी कैसी हो जाए, सस्ती सी सस्ती। हम वो चीज़ सस्ते में खरीदें और बिके ज़्यादा भाव में, तब हमें मुनाफा होगा, तब हमें फ़ायदा होगा। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं, जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता। और मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं, जैसे कोई कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम से नहीं चल सकता। कोई भी बड़ा कारखाना क्यों ना हो, वहाँ कितने भी अमीर आकर आराम रहे, लेकिन वो मजदूरों और उनके शरीर श्रम के बिना कभी भी नहीं चलेगा। उसके मजदूरों को 1500 से मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। और उनको मुनाफे में या फिर उनकी पेमेंट भी नहीं मिलती, लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें मुनाफा इतना कमाए, व्यवस्थापक जो मैनेजमेंट के लोग हैं, हजारों लाखों मिलना ही चाहिए, ऐसे उनका कहना होता है। तो इसी प्रकार हम श्रम साधना ये पाठ देख रहे हैं। श्रम साधना, इस पाठ में हमने श्रम का महत्व बताया है और ये हम